हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध करने वाले हैं। इनकी 18 रचनाएं हैं, 18 निबंध हैं, जो कि मैं सिर्फ 5 मिनट में आपको याद करा दूंगी एक बहुत ही अच्छी मज़ेदार ट्रिक के द्वारा, जिसके द्वारा आप कभी भी इनके निबंध नहीं भूलेंगे और आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगी। दोस्तों, अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, DSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT के लिए या नेट या JRF के लिए हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले भी मैंने कुछ रचनाकारों जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बालकृष्ण भट्ट जी की काव्य रचनाएं, निबंध रचनाएं, उनके लिए ट्रिकी वीडियोस बनाई हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। इस चैनल से जुड़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल पाए। तो चलिए इनके निबंध हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रिक देखेंगे। दोस्तों, ट्रिक अगर हम यूज़ करते हैं, 2 से 3 बार आप ट्रिक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी इनके निबंध याद हो जाएंगे। तो आपकी ट्रिक ये है कि महावीर जी की, यानी यहाँ हम बात कर रहे हैं किस महावीर की? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। तो जो महावीर होते हैं, कुछ तो महान काम होगा ना उनके जीवन में, कुछ तो महानता का काम किया होगा। तो महावीर जी की ना क्या महानता थी कि उनकी भाषा और व्याकरण पर जबरदस्त पकड़ थी। तो आपने इस बात को, इस छोटी सी बात को यहाँ पर पकड़ लेना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जैसे ही नाम आए तो आपको ये याद रखना है कि उनकी भाषा और व्याकरण पे ना बहुत जबरदस्त पकड़ थी। तो यहाँ से उनके एक निबंध का नाम भी हो जाता है और यही उनकी सच्ची संपत्ति भी थी। यानी यही भाषा और व्याकरण उनकी सच्ची संपत्ति थी। भाई, इतने ज़्यादा नॉलेज थी उनको इस चीज़ की, तो यही उनकी संपत्ति थी। और बाकी की संपत्ति, यानी और भी तो लोगों के पास बहुत संपत्ति होती है, उसका क्या? अरे वो तो ना क्या हुआ ना कि म्यूनसिपैलिटी ने हड़प ली उनकी संपत्ति। बाकी की संपत्ति तो म्यूनसिपैलिटी ने हड़प ली। उन्होंने आत्मनिवेदन भी किया, यानी उन्होंने निवेदन भी किया म्यूनसिपैलिटी वालों से कि मेरी संपत्ति को मत हड़पो, लेकिन बात ना बन सकी। और उसके बाद वो बीते ज़माने की बातें याद करते हुए कहते हैं कि भाई पुराना ज़माना ही बढ़िया था। कब की बातें याद करते हैं? कालिदास के समय के भारत को याद करते हुए कहते हैं कि उस समय ना आगरे की शाही इमारतों में गजब की सुबह होती थी, गजब का प्रभात होता था। वो उस समय की को याद कर रहे हैं। आप ऐसा इमेजिन करो अपने माइंड में कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किसको याद कर रहे हैं? कालिदास के समय के भारत को याद कर रहे हैं और उनके दिमाग में आ रहा है आगरा में शाही इमारतें होती थी। उन इमारतों में जब जैसे ही सुबह होती थी, यानी प्रभात का समय होता था, बड़ी ही गजब की प्रभात होती थी। और कवि बनने के लिए जो सापेक्ष साधन चाहिए होते हैं, अब कवि को क्या करना होता है? रचना करनी होती है आसपास। वो प्रकृति को देखता है, आसपास के वातावरण को देखता है, उसे कविता करने के लिए सापेक्ष साधन मिल जाते हैं। तो वो सभी साधन उस वक्त पर मिल जाया करते थे। और इसी से इफेक्ट पाकर, इसी से प्रभावित होकर बहुत सारे कवियों ने क्या लिखी? कविताएं लिखी। और किस किस चीज़ में वो निपुण हो गए थे कवि? जो रचनाकार हैं वो नाट्य शास्त्र में निपुण हो गए थे। उपन्यास का रहस्य उन्होंने समझा था, रस का रहस्य, यानी रसज्ञ रंजन वो बन गए थे, रस के रहस्य को समझ गए थे। उनकी लेखांजलि सुधर गई थी, यानी लिखने की जो क्षमता होती है ना, मतलब किस तरह से हम किस चीज़ को लिख रहे हैं, वो चीज़ में सुधार आ गया था। कैसे? क्योंकि कालिदास के समय में क्या होता था? आगरे की शाही इमारतों में बड़ा गजब का प्रभात होता था। उस समय कवियों को कविता करने के लिए सापेक्ष साधन मिल जाते थे। तो बहुत सारे कवियों ने कविता करी, नाट्यशास्त्र में निपुण हुए, उपन्यास का रहस्य जाना, रस का रहस्य जाना, रसज्ञ रंजन बनी, उनकी लेखांजलि भी सुधरी। ठीक है। उसके बाद उस समय के एक महाकवि को याद करते हुए वो कहते हैं कि उस समय के महाकवि माघ जैसा प्रभात वर्णन तो शायद ही किसी ने किया हो। भाई, प्रभात की बात हो रही है, प्रभात में कवि को सापेक्ष साधन मिल रहे थे, लेकिन जो कवि माघ थे ना, महाकवि माघ, वैसा प्रभात वर्णन तो भैया शायद ही किसी ने किया हो। लेकिन उनके साथ हुआ क्या महाकवि माघ के साथ? लेकिन दमयंती का चंद्रोपालंभ पूरा ना कर पाने के कारण, कोई होगी भाई दमयंती जिन्होंने कहा मुझे तो भाई चंद्रमा चाहिए, ऐसे ही इमेजिन करना है। ये ट्रिक्स जो होती हैं वो फनी होती हैं, उनमें कुछ भी रियलिटी नहीं होती, तो रिलेट करने की कोशिश ना करें। बस ये सोचें कि जो महाकवि माघ थे वो क्या नहीं पूरा कर पाए? दमयंती ने कहा भाई मुझे तो चांद चाहिए, तो उनका चंद्रोपालंभ पूरा नहीं कर पाए। इसकी वजह से उनको दंड मिला और दंड देव ने उनको कहाँ भेज दिया? जाओ भाई, देश निकाला हो गया, नेपाल चले जाओ। उनको नेपाल भेज दिया गया।
तो भाई अब दंड कोई बड़ी बात थोड़ी ना होती है। सुत के अपराध में तो जनक को भी दंड मिला था। अब सुत क्या होता है? पुत्र होता है ना। तो पुत्र के अपराध में यानी पुत्र को सजा दी जनक ने। तो ऐसे ही बस याद करना है कि सुत के अपराध में तो जनक को भी सुतापराधे जनकस्य दंड, सुत के अपराध में तो जनक को भी दंड मिलता है। बस ऐसे ही आपको याद कर लेनी है ये चीज़, ठीक है। तो ये सारा हो गया। क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा कि महावीर जी की भाषा और व्याकरण पर जबरदस्त पकड़ थी, यही उनकी सच्ची संपत्ति भी थी। बाकी की संपत्ति किसने हड़प ली? म्यूनसिपैलिटी ने हड़प ली, जिसके लिए उन्होंने आत्मनिवेदन भी किया, लेकिन बात नहीं बनी। अब वो पुरानी बातों में चले जाते हैं, पुरानी यादों में खो जाते हैं कि कालिदास के समय में जो भारत होता था ना भाई, बड़ा ही अच्छा होता था। क्या होता था कि आगरे की शाही इमारतों में बड़ा गजब का प्रभात होता था, वहीं से तो सभी कवि बने हैं। वहीं प्रभात को देखकर, उस प्रभात को देखकर बहुत सारे कवियों ने कविताएं करनी सीख ली, नाट्य शास्त्र करना सीख लिया। किस किस चीज़ में निपुण हुए थे वो? उपन्यास रहस्य में रसज्ञ रंजन बने थे, लेखांजलि सुधरी थी, और महाकवि माघ ने तो जबरदस्त प्रभात वर्णन किया था भाई। लेकिन क्या हुआ? दमयंती का चंद्रोपालंभ वो पूर्ण नहीं कर पाए, जिसकी वजह से नेपाल भेज दिया गया। किसने भेजा? दंड देव ने नेपाल भेजा। और सुत के अपराध में तो जनक को भी दंड मिला, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना उनको दंड मिला, ठीक है। तो ये सब बातें कौन याद कर रहे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो यहाँ से भाषा और व्याकरण इसमें डायरेक्ट आ गया है। दूसरा है संपत्ति शास्त्र, तो उनकी सच्ची संपत्ति थी, तो संपत्ति शास्त्र ही उनका क्या था? भाषा और व्याकरण। म्यूनसिपैलिटी से बन गया म्यूनसिपैलिटी के कारनामे, ऐसे कारनामे किए ना कि उनकी संपत्ति हड़प ली। और उन्होंने क्या किया था? आत्मनिवेदन किया था। याद किसको कर रहे हैं? कालिदास के समय के भारत को याद कर रहे हैं। तो छठा है आगरे की शाही इमारतें, सातवां है प्रभात, आठवां है कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, नौवां है बहुत सारे कवि बन गए थे ना वहाँ पे कविता लिखी थी, तो इससे बनता है कवि और कविता, दसवां है नाट्य शास्त्र, 11वां उपन्यास रहस्य, 12वां है रसज्ञ रंजन, क्योंकि रस का रहस्य भी उन्हें समझ आ गया था, 13वां है लेखांजलि, 14वां क्या है? महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्रोपालंब, 16वां है दंड देव का आत्मनिवेदन। किसने दंड दिया था? दंड देव ने। कहाँ भेजा था? नेपाल। तो दंड देव से बनता है दंड देव का आत्मनिवेदन, और दंड तो भाई सभी को मिलता है, तो सुतापराधे जनकस्य दंड है। तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये सारे 18 के 18 निबंध, इस ट्रिक को 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से ये लर्न हो जाएंगे। तो दोस्तों ट्रिक बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी काम करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल से ज़रूर जुड़ना। नेक्स्ट थोड़ा सा हम बाबू बाल मुकुंद गुप्त का भी यहाँ पर देख लेते हैं कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने ना सिर्फ एक ही निबंध लिखा है, कौन सा? शिव शंभू के चिट्ठे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो इसको आपको माइंड में ज़रूर रखना है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का है शिव शंभू के चिट्ठे, जो इन्होंने किसको संबोधित करते हुए? वहाँ के तत्कालीन जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखा है 1904-5 में, ठीक है। साथ ही बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने क्या किया ना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो निबंध लिखा है भाषा और व्याकरण, उससे एक शब्द उठा लिया अनस्थिरता। उसमें उन्होंने अनस्थिरता शब्द का यूज़ किया होगा, तो अनस्थिरता शब्द को उठाकर उनकी आलोचना की। किस नाम से? आत्मा नाम से उनकी आलोचना की। किसकी? द्विवेदी जी की। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने उनकी निबंध भाषा और व्याकरण से अनस्थिरता शब्द को उठाकर उनकी आलोचना की। अपने नाम से नहीं, आत्माराम नाम से उनकी आलोचना की है। और फिर जवाब में द्विवेदी जी ने क्या किया? उन्होंने लिखा सर्गो नरक ठिकाना नाही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सर्गो नरक ठिकाना नाही नामक एक निबंध लिखा, अपने नाम से नहीं, किसके नाम से? कल्लू अलहित के नाम से उन्होंने उसका जवाब देते हुए निबंध लिखा है, ठीक है। और जो बाल मुकुंद जी के निबंध है ना, वो गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हैं, ठीक है। एक निबंध मेन है शिव शंभू के चिट्ठे, बाकी और होंगे तो वो गुप्त निबंधावली। किसके? कौन से गुप्त? बाबू बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है पूरा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का और बाबू बाल मुकुंद गुप्त के निबंध। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।